हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज ही जो है 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके जो 150 क्वेश्चन आए हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है वो समृद्धि मैम के द्वारा निर्देशन में प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, जिन्होंने 3 बार बीपीएससी का मेंस और 1 बार सीडीपीओ का इंटरव्यू 2021 में दिया है। साथ ही साथ जो 67th मेंस में उनका चयन हो गया है और उनका इंटरव्यू ही कुछ दिन में होने वाला है। ठीक है, तो उन्हीं के निर्देशन में बीपीएससी का प्रीलिम्स का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, आज जो 69 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेट ए है। ठीक है, आपको पता है बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो 150 नंबर का होता है और 150 इसमें क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस बार बीपीएससी ने स्टार्ट किया। ठीक है, टाइम जो है वो 2 घंटे का था। ठीक है, तो चलिए ये सेट नंबर ए है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 150 तक जो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अच्छे से। आपका जितना भी स्कोर आ रहा है 150 में से, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा पूरा पेपर डिस्कशन के बाद। फिर मैं आपको जो है कट ऑफ का एनालिसिस करूँगा कि कितना नंबर दो बच्चों का आ रहा है उसके पोल के आधार पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा कौन कौन सा टेक्नोलॉजी इनेबल होगा? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। ठीक है, तो तीनों चीज़ 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा इनेबल किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमें पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 का होगा डी। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एक तरफ स्पेस मिशन है, दूसरी तरफ एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, तो आपको पता है कैसिन है जो हाइजेंस था वो सैटर्न के लिए था और जूनो जो था वो जुपिटर के लिए था। तो ए का 2 होगा, ठीक है, और बी का 1 होगा। तो हमारा एक ही आंसर मिल रहा है, वो हो जाएगा आपका 2 का ए। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा ए। थर्ड बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो एक तरफ हमारा क्लोथ है, क्लोथ का नाम और वो किस चीज़ से बनता है वो। ठीक है, तो देखिए आपको पता है जो लिनन है दोस्तों वो आपका किससे बनता है? फ्लेक्स प्लांट से बनता है। अगर नहीं भी पता है तो क्वायर सबको पता है कि कोकोनट से मिलता है। तो बी का 1 होगा। तो बी का जैसे ही 1 होगा तो आपके पास 2 ऑप्शन बचा है। ठीक है, तो ए का तो आपका 2 हो गया, तो ए का 2 बी का 1, तो हमारा जो आंसर बच गया वो हो गया 3 का सी। ठीक है, नेक्स्ट है 4 का, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेनियासिस इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन काउज्ड बाय 3 स्पीसीज ऑफ टेपवर्म्स दिस। ठीक है, तो भले आपको नहीं भी पता है लेकिन अगर ये पता है कि यार टेनियासिस यहाँ भी है और टेनिया भी यहाँ भी है, इसका मतलब उसी के नाम पे पड़ा होगा ये डिजीज, तो मान के चलते हैं ये सही है। दूसरा देखते हैं, बोल रहा है व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन द कंडीशन इज रिफर टू एज न्यूरोसिस्टेसेरोसिस। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए सिस्ट नहीं भले नहीं पता है लेकिन पता है कि ब्रेन से रिलेटेड है और न्यूरो मतलब ये क्या होता है? ब्रेन, और यहाँ भी सिस्ट है, यहाँ भी सिस्ट है, इसका मतलब ये भी हमारा सही होगा। ठीक है, तो नहीं भी पता था आंसर, फिर भी आप लोगों ने लॉजिक के आधार पे सही कर लिया है कि नहीं? तो करेक्ट जो पूछा है तो क्या होगा? 4 का होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हिंदी में क्वेश्चन है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है? कोबरा, पाइथन, स्क्विरल एंड जावा। तो देखिए दोस्तों, आपने पाइथन और जावा के बारे में तो सुना ही होगा, ये आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसके अलावा कोबरा और स्क्विरल भी है। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 4 करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो 5 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी न्यूज़ में था, है ना? ये क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जिसके द्वारा कोई भी अगर आप क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आपका वो सॉल्यूशन जनरली देने का कोशिश करता है। तो चैट जीपीटी में जो जीपीटी है उसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। मतलब एक मशीन है जिसको ट्रेनिंग दिया गया है इस तरह से कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का डेटा फीड किया गया है, फिर उसके आधार पे वो सॉल्यूशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 6 का आंसर क्या हो गया? डी। जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग। टंग का टेस्ट कौन कौन से चीज़ में शामिल नहीं होता है? तो स्वीट है, बिटर है, सॉल्टी, स्पाइसी, उमामी, सार एंड पंजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो शामिल नहीं है वो है आपका स्पाइसी, ठीक है, और सार। ठीक है, तो जो हमारा, तो याद होना चाहिए आपको स्पाइसी जो मसालेदार है, ठीक है, और जो आपका
पंजेंट है, ठीक है। ये दोनों चीज़ जो है जीभ के टेस्ट में शामिल नहीं होता है। तो शामिल क्या क्या है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, उमामी है, ठीक है, और आपका सार है, लेकिन स्पाइसी और पंजेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन टफ था, तो 7 का आंसर होगा सी, ठीक है। इसका जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों, तो जितना आप बताइएगा कि 150 में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है, उसके आधार पे जब हम पोल करेंगे तो उसके आधार पे भी जो है कट ऑफ हम आपको बताएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जितना जिसका नंबर आ रहा है, ठीक है, और कौन से कैटेगरी का है वो लिखिए, उसके आधार पे कट ऑफ डिसाइड करने में मुझे मदद मिलेगा, ठीक है। 8 का जो हम लोग पढ़ रहे रहेंगे, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इंसोम्निया, आपको पता है इंसोम्निया जो है बीमारी किसका है, नींद का। तो 2 का जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। तो 2 मतलब करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो जहाँ जहाँ 2 है वो काट दीजिए, 1 एंड 2 कट गया, ये भी कट गया, तो ऑल ऑफ द अबव भी। तो करेक्ट आंसर पूछा है तो 3 एंड 4 होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तीनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो 3 एंड 4 होगा सही, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो एनोरेक्सिया है वो ईटिंग डिसऑर्डर है, खाने की बीमारी है, और इंसोम्निया है नींद की बीमारी, ठीक है। जो डिस्पोनिया है वो है सांस की बीमारी, ठीक है, और एनोसेमिया जो है वो है गंध की बीमारी, ठीक है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्लियर है, ठीक है। अब 9 का देखते हैं, बोल रहा है इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स, पल्सर क्या है, तो आपने पढ़ा होगा साइंस टेक में। तो पल्सर क्या होता है दोस्तों, जब कोई फास्ट स्टार रोटेट करता है, न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, तो उसको हम लोग पल्सर बोलते हैं, ठीक है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपको पता है ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, है ना। एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, ये तो न्यूक्लियर जो है आपका फिजन फ्यूजन रिएक्शन से होता है, तो बाकी चीज़ उतना काम का नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज़ यूज्ड एज ए डायमंड सीड, जब हम लोग लैब में डायमंड को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसको ग्रो करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, ये आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि इसको लिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा लूसेंट में, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट, ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है। तो जब हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं तो उसमें कौन सा फाइबर यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या यूज करते हैं, केवलर, क्या यूज करते हैं, केवलर, ठीक है। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HMX, ठीक है। HMX का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो HMX का फुल फॉर्म है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, और हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव को हर मैजेस्टी एक्सप्लोसिव भी बोला जाता है, ठीक है। तो HMX का फुल फॉर्म दोनों होगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, और हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव को ही क्या बोला जाता है, हर मैजेस्टी एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो 1 एंड 4 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 1 एंड 4, ठीक है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में टेस्ला ने एक मानव जैसा रोबोट जो है डेवलप किया था, ठीक है। तो उसका क्या नाम था दोस्तों, तो उसका नाम था ऑप्टिमस, उसका क्या नाम था, ऑप्टिमस। सोफिया आपको पता है सऊदी अरेबिया ने डेवलप किया था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है व्हाट इज़ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो आपने सुना भी होगा, बहुत न्यूज़ में भी रहता है, और बहुत जो है ना फेमस भी है ये चीज़, है ना। मतलब गलत तरीक़ा से ये वर्ल्ड वार के टाइम यूएस ने जो है न्यूक्लियर वेपन का ट्रायल किया था, टेस्ट किया था, उसी को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत कहा जाता है, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। मैनहट्टन जो है अमेरिका में एक जगह है ना। नेक्स्ट बोल रहा है, तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा था इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में अगर हम एक ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, तो बोल रहा है कि ऐसा इमेज हमें बनाना है जो रियल भी हो, इन्वर्टेड मतलब उल्टा भी और सेम साइज़ का हो। तो आपने पढ़ा होगा जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो जो हमारा इमेज बनता है वो उल्टा बनता है और सेम साइज़ का बनता है, ठीक है, और रियल बनता है, ठीक है। तो कहाँ हमको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ये भी लूसेंट का सिंपल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बहुत सारे बोल रहे हैं पेपर टफ है, पेपर टफ जरूर है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन को जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हर एग्जाम में टफ होता है, उसको आपको अटेंड नहीं करना है। जो सिंपल क्वेश्चन है उसको अटेंड कीजिए और कट ऑफ को आसानी से क्रैक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच। तो फोटो मतलब क्या होता है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, और इलेक्ट्रिक मतलब बिजली। तो सूर्य के प्रकाश का प्रयोग आप बिजली में कर रहे हैं, तो ये कौन सा डिवाइस है, तो ये वो डिवाइस है जिसमें लाइट एनर्जी पड़ने से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब सन का लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सन का लाइट का प्रयोग करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के डिवाइस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
17 बोल रहा है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज। मान लीजिए एक पानी है, ठीक है, तो पानी क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन। पानी क्या है, सॉल्वेंट है जो मिला लेगा, और इसमें कुछ आपने चीनी मिला लिया, ठीक है। तो अगर हम बोलूँ कि कितना ग्राम चीनी जो है पानी में मौजूद है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कि जो भी सॉल्यूशन बना है पानी का घोल का, चीनी का घोल का, उसका कंसनट्रेशन क्या है, ठीक है। तो ये होता है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलियन का जो कंसनट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना ग्राम चीनी था इस पानी में, ठीक है, उस सॉल्यूशन में, उसको क्या बोले, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वही पूछा हमसे। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। ये बेसिक जो है क्वेश्चन है एनसीईआरटी का साइंस का, ठीक है, ये आपके लूसेंट में भी दिया हुआ है। तो बेसिक क्वेश्चन जो है आपसे बीपीएससी ने पूछा है, जिसको आपको अटेंड करना चाहिए और कट ऑफ को क्रैक करना चाहिए, ठीक है। टफ को जो क्वेश्चन है उसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। बोल रहा है कोविड वैक्सीन जब आपके बॉडी में लगाया जाता है तो किस तरह से आपको ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपको बॉडी में डेवलप करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आप कोविड-19 का जब हम लोग वैक्सीन दोस्तों लगाते थे तो हमारे बॉडी में जो है एंटीबॉडी डेवलप करता था, ठीक है। ये आपने पूरे साल न्यूज़ पेपर में पढ़ा होगा, और अगर कोई मैगजीन आपने पढ़ा है या बेसिक आप जानते हैं कि वैक्सीन किस तरह से काम करता है, तो आपको पता होगा कोई भी बॉडी में आप जब बाहर का एक्सटर्नल एलिमेंट डालते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडी को डेवलप करता है, ठीक है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर मतलब कुचालक तब होगा जब उसमें फ्री आयंस मतलब H+ और OH- आयन जो है नहीं होगा, ठीक है, तब वो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होगा। और H+ और OH- आयन किस में होता है, वो होता है सॉल्यूशन में, ठीक है, किसमें होता है, सॉल्यूशन में, चाहे वो एसिड सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो। तो सॉल्ट वाटर में NaCl डालता है तो Na+ और Cl- आयन डालता है H2O में, ठीक है। तो H2O में H+ OH- टूटेगा तो ये भी होगा। ऑरेंज जूस में क्या हुआ, नींबू चला गया पानी में, तो पानी तो है ना, H+ OH- आयन, ये भी होगा। लेमन जूस में क्या चला गया है, लेमन चला गया, इसमें तुम्हारा आपका संतरा चला गया। तो भले कोई भी जूस चला जाए, ठीक है, लेकिन उसमें पानी तो है, तो जहाँ पानी रहेगा वो टूटेगा, है ना। डिस्टिल वाटर तो दिया नहीं, डिस्टिल वाटर का लिखता तो वो कुचालक होता है, लेकिन इसमें डिस्टिल वाटर तो नहीं लिखा, नॉर्मल वाटर लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ABC, तीनों जो है पानी का कंडक्टर है। तो इसमें पूछा है बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर कौन नहीं है, तीनों में से कोई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 19 का डी, ठीक है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है द DNA हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था। तो आपने एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों में पढ़ा होगा, किसको डिस्कवर किया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड, देखिए मून के, ठीक है, सरफेस पे, ठीक है, कोई भी मान लो मून का सरफेस है, यहाँ से कोई बॉडी को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है मून में क्या होता है, ग्रेविटी पृथ्वी के ग्रेविटी के G/6 होता है, ठीक है। तो लेकिन एक्सीलरेशन तो वही है ना। तो आपने पढ़ा होगा इक्वेशन V = U+AT। तो कोई बॉडी को जब हम लोग रेस्ट से छोड़ते हैं, रेस्ट मतलब फ्री से छोड़ते हैं, फ्री फॉल करते हैं, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा G। और टाइम जो अगर फिक्स टाइम में निकालें, मान लो हम निकाले कि 5 सेकंड बाद दो बॉडी, एक ये बॉडी दोनों को छोड़ रहे हैं, तो उसका जो U होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और एक्सीलरेशन कितना होगा, दोनों का सेम होगा G/6, और टाइम दोनों के लिए सेम ले रहे हैं, मान लो 5 सेकंड पे, तो दोनों का जो भी होगा वो क्या होगा, सेम। तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट हम पे लेंगे तो दोनों पे सेम वेलोसिटी होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, वो भी सेम होगा, G/6 होगा, है ना। लेकिन बोल रहा है फोर्स सेम नहीं होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो सेम होगा, लेकिन मास अलग अलग है बॉडी का, बोल रहा है डिफरेंट मास बोल रहा है ना, तो फोर्स भी डिफरेंट होगा। तो सेम क्या होगा, एक्सीलरेशन सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बोल रहा है हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो जो वेक्टर वैक्सीन होता है वो किस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वेक्टर वैक्सीन क्या करता है दोस्तों, वो खुद में क्या होता है, दूसरे वायरस में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो बाय प्लेसिंग द वायरस इन ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस, तो इस तरह से वेक्टर वैक्सीन काम करता है कि उस अपने वायरस को दूसरे वायरस में एक चेंज के फॉर्म में डाल देता है, ठीक है, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये होता है वेक्टर वैक्सीन का काम। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोले द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट मतलब जो भूपर पट्टी बनता है, तो नया भूपर पट्टी किस प्रक्रिया से बनता है। तो आपने पढ़ा होगा, देखिए सबडक्शन क्या होता है, दो प्लेट क्या होता है एक दूसरे से टकराता है। तो जब भी दो प्लेट एक दूसरे से टकराएगा तो वो
ख़त्म हो जाएगा, बनेगा नहीं, तो पहला नहीं होगा। अर्थक्वेक में भी क्या होता है, कुछ चीज़ ख़त्म होता है, कुछ चीज़ बनता है, तो ये भी नहीं होगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जिसको हैरी हेस ने दिया था, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, लुसेंट में भी पढ़ा होगा। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में क्या होता है, नीचे से जब मैग्मा आता है, ठीक है, मेंटल से, तो वो ठंडा होकर फिर नया क्रस्ट का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा था थियोरी दैट स्टेट्स पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय द मूवमेंट इन द मेंटल। तो कौन सा प्रोसेस है जो ये बताता है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है और वो मूवमेंट करता है। तो जब आपने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि पृथ्वी का जो अर्थ क्रस्ट है वो आपस में मूव करता है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म mRNA दैट हैज़ बीन वाइडली डिस्कस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक। तो बोल रहा पैंडेमिक जब हमारा हुआ था तो mRNA बहुत हम लोग को न्यूज़ में था। तो mRNA में जो mRNA का फुल फॉर्म क्या है, तो आपने पढ़ा होगा, इसको m मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है, और RNA तो सिंपल है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो इसका होगा 25 का ए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बोल रहा है एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए करंट दो टाइप का होता है, एसी और डीसी। डीसी करंट में क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है करंट का वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो एसी करंट होता है उसमें डायरेक्शन वेव का चेंज होते रहता है, ठीक है। तो एसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए डायनामो से हम लोग डीसी करंट बनाते हैं। एसी करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं चोक कॉइल। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को कम कर देता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है, ठीक। तो एसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग चोक कॉइल का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करंट डेंसिटी क्या है, क्या ये स्केलर क्वान्टिटी है क्या। तो देखिए स्केलर जो क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। देखिए करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, और जिसको हम लोग जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हम लोग नहीं लगता है वो स्केलर होता है। लेकिन करंट डेंसिटी क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, जिसका अपना डायरेक्शन होता है, ठीक। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट होता है उस वेक्टर है, उसी तरह करंट डेंसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। तो 27 का हो जाएगा बी। यहीं पे अगर पूछता करंट क्या है तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी पूछा है तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन है कि जो मेडिकल केमिस्ट्री में हम लोग दवा जो यूज करते हैं, ठीक है, वो उसका क्लासिफिकेशन हम लोग किस आधार पे करते हैं, ठीक है। तो उसका जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं दोस्तों वो मॉलिक्यूलर टारगेट पे, कौन सा दवा किस मॉलिक्यूल को टारगेट करता है उसके आधार पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं दवा को, ठीक है। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट को कौन स्लो करता है, ठीक है। तो आपको पता है जो प्रोमोटर होता है वो रिएक्शन रेट को प्रमोट करेगा। कैटलिस्ट भी क्या करता है, प्रोमोट करता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन रेट को प्रमोट नहीं करता है, जो उसको रोकता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन को कम करता है उसको पॉइजन कैटलिस्ट बोलते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 29 का डी, जिसका एग्जांपल आर्सेनिक है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट। इनपुट और आउटपुट नर्व्स कहाँ मिलता है, वो मिलता है दोस्तों कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, ठीक है। और आपको पता है जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्वस सिस्टम का हमारा पार्ट है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी। नेक्स्ट है 31 बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिप रेक टूरिज्म, शिप रेक्स इन इंडियन वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सुंची रिफ, एमी सोल्स एंड ग्रैंडी आइलैंड, व्हाट वेयर आर दीज लोकेशंस। बोल रहा है अभी हम लोगों ने शिप रेक टूरिज्म को बारे में प्रश्न है, तो हम लोगों ने बोल रहा है कि कहाँ पे सुंची रिफ, एमी सोल्स और ग्रैंड आइलैंड को देखा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है गोवा के कोस्ट पे, ठीक है। तो ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 32 है बोल रहा था G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट। अभी हाल ही में दिल्ली में G20 का मीटिंग हुआ, तो G20 में तो टोटल जो है 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, और भी नए नए देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो पूरा देश जितना है वो पूरे विश्व का पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन है, ठीक है। 85% GDP का वो करते हैं,
ठीक है, और जो ट्रेड करते हैं वो 70 से 75% व्यापार भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो 85% GDP का ये सही है, ट्रेड का 50% नहीं है, 75% के आसपास है, और पूरे विश्व के पॉपुलेशन का 2/3 GDP देश जो है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों? तो हमारा 1 और 3 करेक्ट है। तो आंसर जो हो जाएगा 32 का होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, बोला हु इज़ द हेड ऑफ रसियाज वैगनर मर्सनरी ग्रुप। आपको पता है हाल ही में एक व्यक्ति थे जो रसिया के हेड थे वैगनर मर्सनरी ग्रुप का, उनका जो है मर्डर कर दिया गया, ठीक है, या किडनैप कर दिया गया जो भी। तो उनका जो नाम था वो था येवजेनी प्रिगोजिन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 33 का बी। ये बहुत जो है न्यूज़ में थे, चर्चा में थे, ठीक है। तो 33 का हो गया आंसर बी। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हर साल न्यूज़ में आता है, कौन इसको जारी करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ जो 2 है यूनाइटेड किंगडम का, यूके का, उनके बारे में हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो आपको पता है उन्होंने 70 साल तक जो है शासन किया था, और हाल ही में उनका 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका फ़ोटो भी जो आया था, ठीक है। 35 का हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट वाज द थीम ऑफ द डिफेंस एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात। हर साल जो है डिफेंस एक्सपो का समिट होता है, तो इस साल गुजरात में समिट हुआ, ठीक है। तो उसका थीम क्या था? ठीक है, उसका थीम था दोस्तों पाथ टू प्राइड, ठीक है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बोल रहा है 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थांडीग्यूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। किस कंट्री में थांडीग्यूट फेस्टिवल हुआ? तो वो कंट्री कौन सा दोस्तों? वो कंट्री था हमारा म्यांमार। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस, ठीक है। तो बोल रहा है द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू। बोल रहा है एड्रेस जो होता है वो क्या है? पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू 1800 में है। चलो ठीक है, मान लिया नहीं पता है। नेक्स्ट बोल रहा है इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो सही बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति यहीं पे रहते हैं और यहीं से काम करते हैं, ये सही है। तो ये अगर सही है तो हमारा जो स्टेटमेंट निकलेगा जिसमें दूसरा है, तो पहला कट गया हमारा, ठीक है, और ये भी कट गया, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में इसमें और इसमें दोनों में दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा होना है, सही है। तो इसका मतलब पहला जो है वो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि पहला जो है वो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत है। तो यहाँ पे 1800 नहीं है, यहाँ पे 1600 है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपने लॉजिक के आधार पे सही कर लिया। नेक्स्ट है बोला ऑन नवंबर 1, 1800 जॉन एडम्स बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक रेसिडेंस इन द बिल्डिंग। अब देखिए 3 ऑप्शन दोनों में है, इसका मतलब ये सही है। बोला इट इज़ ए सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। सही बात है, व्हाइट हाउस में ही सब चीज़ वहाँ के रेसिडेंट्स रहते हैं, और चूँकि अमेरिका में लोकतंत्र है तो वो अमेरिका के लोकतंत्र को एक प्रतिनिधि करता है, एक सिंबल देता है, सूचक चिन्ह है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3 और 4, ठीक है। तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बोल रहा है द नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो आपने पढ़ा होगा नेट मीटरिंग के बारे में, न्यूज़ में भी रहता है। क्यों न्यूज़ में रहता है? क्योंकि आप जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम करते हैं तो उसका कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप सोलर एनर्जी या किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी से डेवलप करते हैं तो वो आपका उसमें कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो सी। तो नेट मीटरिंग, अब मीटर से देखिए, मीटर में क्या होता है? बिल बनता है। तो एक बिलिंग मैकेनिज्म है फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड, ठीक है। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40, बोल रहा है एक तरफ कलर है, दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन। तो मैजेंटा कलर किस चीज़ से बनता है? तो आपको पता होगा मैजेंटा जो है रेड एंड ब्लू को जब हम मिलाते हैं तो हमको क्या बनता है दोस्तों? मैजेंटा, ठीक है। उसके बाद है टील। टील जो होता है वो ब्लू, ग्रीन एंड वाइट को जब बनाएंगे तो टील बनेगा, ठीक। तो ए का 2 होगा और बी का 3 होगा। तो हमारा जो आंसर बना है वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है 36 का वो हो जाएगा हमारा। तो जो हमारा 40 है, 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडर वाटर वॉयज टू द टाइटेनिक रैकेज। आपको पता होगा हाल ही में जो है एक जहाज़ पनडुब्बी गया था खोजने के लिए टाइटेनिक को, ठीक है, जो उसका मलबा था तो वो भी पानी में डूब गया, ठीक है। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था टाइटन। उसका क्या नाम था दोस्तों? टाइटन। तो 41 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एक तरफ लिस्ट 1 है, दूसरा लिस्ट 2 है। एक तरफ फुटवियर या फैशन एक्सेसरी का नाम है, दूसरी तरफ वो क्या है उसके बारे में है, ठीक है। बीरेट, ठीक है, स्टीलिटोस, एविएटर, चिंगजॉन और ब्रोक, ठीक है।
तो ये सब बकवास क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछा स्टेट पीसीएस में बीपीएससी ने, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बहुत टफ क्वेश्चन और बहुत बकवास क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये सब कौन पढ़ता है कि ये जूता या चप्पल कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, बकवास क्वेश्चन, ठीक। तो 42 आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला था जो आपको नहीं आता था। तो 43 का आंसर है, 43 का क्वेश्चन है, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गेव हिज इंटरव्यू रिसेंटली। तो हाल ही में पता है बराक ओबामा ने जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, तो वो इंटरव्यू कहाँ दिए, एथेंस में दिए, ठीक है। 43 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 44, बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के फील्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो आप अगर आप टेनिस को फॉलो करते हैं तो आपको पता है फ्लशिंग मीडो दोस्तों टेनिस का ग्राउंड है, ठीक है, और ये अमेरिका में बोला जाता है, ठीक है। तो ये अमेरिका होगा। और रोलैंड गैरोस ये भी टेनिस के लिए, ये कहाँ है, फ्रांस में। तो ये तो बिहार ने क्या किया, बीपीएससी ने 1 और 3 ऑप्शन को क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। इसलिए 1 और 3 दोनों क्या है, गलत है, ठीक है। तो आंसर जो सही होगा 2 और 4 सही है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 2 और 4, ठीक। तो जो हमारा 44 है उसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया MTSI इन नवंबर 2022 विथ फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्रीज ऑफ हाउ मेनी लैंग्वेज, ठीक है। तो हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने एक जो है सर्वे किया जिसमें कंट्री के कितना भाषाओं को उसमें शामिल किया, ठीक है। तो भारत में जो है लगभग कितना जिला है दोस्तों, 600 जिला के आसपास है। तो कितने लैंग्वेज को कवर किया आप ऐसे याद कर लो, तो 576 लैंग्वेज को, ठीक है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं, बोला विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन SLCVC प्रपोज्ड बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर इन इंडिया। ये बहुत बकवास क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। तो जनरली कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बहुत टफ हो और जिसके बारे में आपने सुना नहीं हो, बहुत अतरंगी टाइप का क्वेश्चन हो, तो उसका जनरली ऑप्शन ए जो है सही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और जब भी डेटा वाला जब क्वेश्चन होता है ना, तो आप याद रखिएगा डेटा वाले क्वेश्चन में जनरली क्या होगा कि आप ये ट्रिक काम करता है, कभी कभी ट्रिक काम नहीं भी करेगा लेकिन मैक्सिमम काम करेगा। जब भी डाटा दिया हुआ है, कोई नंबर दिया है, तो आप क्या करेंगे, जो भी सबसे कम संख्या है उसको आप काट दीजिए। तो सबसे कम संख्या क्या है, 40, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 40 नहीं होगा। और सबसे जो ज़्यादा संख्या दिया है उसको आप काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों का एवरेज लीजिए, छोटा और बड़ा का। तो छोटा कितना था 40 और बड़ा कितना था 984। तो दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग कितना आएगा 1000। अब इसका 1000 का आधा कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा कितना का 500। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 का सी। तो जब भी नंबर जो है आपका आंसर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें नंबर दिया होगा, तो आप जो एक्सट्रीम है, जो मतलब जो सबसे ज़्यादा है उसको वो आंसर नहीं हो सकता है, जनरली ऐसा होता है। और जो सबसे कम है वो नहीं होता है। तो आप दोनों जो बाकी जो बचेगा उसमें से ही ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन में से, तो उनका आप एवरेज ले लेंगे, छोटे वाले का और बड़ा वाले का जो भी एवरेज आएगा वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो आपको एक ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ट्रिक ये याद करना है कि जो भी बहुत अतरंगी टाइप का क्वेश्चन होगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज होगा, जैसे ये वाला, तो उसका ऑप्शन ए सही होता है। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, लेकिन अब क्या किया बिहार ने कि हर सेट में ऑप्शन वो अलग अलग कर दिया। जैसे कि हो सके ये सेट ए हम बना रहे हैं तो तमिलनाडु इसमें है, लेकिन हो सके सेट बी में क्या होगा कि तमिलनाडु दूसरे में होगा और सिक्किम होगा पहले में, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने ट्रिक बताया कि अतरंगी क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ पर अप्लीकेबल होगा जहाँ पे चारों ऑप्शन जो होगा हर सेट में एक ही ऑर्डर में हो। अगर ए में तमिलनाडु है सेट ए में, तो बी में भी ए में तमिलनाडु होना चाहिए, सी सेट में भी ए ऑप्शन में तमिलनाडु होना चाहिए, और डी सेट में भी ए ऑप्शन में तमिलनाडु होना चाहिए, तब ये काम करेगा। लेकिन ये वाला जो ट्रिक है नंबर वाला, ठीक है, वो लगभग में सही होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बोल रहा है 10 कैप्टिव ब्रीड एशियन जायंट टॉर्टोइज जो है हाल ही में जो है किस नेशनल पार्क में जो है छोड़ा गया था, ठीक है। तो ये नागालैंड के हाल ही में जो नटंकी नेशनल पार्क है, ये नागालैंड में, यहाँ पे 6 एशियन बड़े बड़े टॉर्टोइज को छोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिए आपको। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में कौन से देश ने ये बोला कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का एक अभिन्न अंग है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है बोल सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो है चाइना जो है उतना उसके आगे नहीं चलता है, तो ये तो नहीं बोलेगा। जर्मनी भी नहीं बोलेगा, ठीक है। और रूस जो है वो दोनों को, इंडिया और चाइना को बैलेंस बना के रखता है, तो रूस भी नहीं बोलेगा। तो जो अमेरिका है वो चाइना को जो है
अभी उतना वैल्यू नहीं कर रहा है इंडिया का, अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाइना अमेरिका करने लगा है, ठीक है। तो इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होने लगा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को अमेरिका ने बोला कि ये भारत का अभिन्न अंग है। तो 48 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने एक मेडल जीता, ठीक है। अब चूँकि इंडिया के लोग हैं, ठीक है, तो कभी भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी पीसीएस में और पूछा कि ये व्यक्ति ने क्या मेडल जीता है, तो जनरली वो जो आदमी होता है वो गोल्ड मेडल जीतता है, ठीक है। तो जो 49 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तभी ये न्यूज़ में था ये आदमी, क्योंकि इसने अब बारे में आपने सुना नहीं होगा, ये तो ना तो बहुत फेमस आदमी है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं, जो नए नए होते हैं, जो अगर कोई मेडल जीतते हैं, तो अगर जब तक वो गोल्ड नहीं जीते हैं तब तक यूपीएससी या बिहार पीसीएस जो है क्वेश्चन नहीं पूछता, या कोई भी पीसीएस क्वेश्चन नहीं पूछता। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, बोल रहा है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेज द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड्स। बोल रहा है नई जो शिक्षा नीति है उसमें हम लोगों ने वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया है। तो किस क्लास से ध्यान दिया है, याद रखिएगा क्लास 6 से हम लोगों ने वोकेशनल एजुकेशन पे जो है ध्यान दिया है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, बोल रहा है इंडिया साइन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो हाल ही में इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। तो ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो 51 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बोल रहा है द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली विच रिक्वायर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू यूज सिंपल एंड इजली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट। बोल रहा है किस देश ने एक प्लेन लैंग्वेज एक्ट पास किया है जो बोलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग सिंपल फॉर्म में सभी उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और वेबसाइट में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हाल ही में जो है न्यूजीलैंड ने बोला कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिंपल भाषा में सभी डॉक्यूमेंट में यूज करेंगे, ठीक है। तो 52 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है Tilliard-Denby fossils of the world's first plant pollinators called Tilliard-Denbids were discovered recently in which of the country। हाल ही में ये फॉसिल मिला जो विश्व की पहली पॉलिनेटर थी, तो किस देश में मिला, ठीक है। तो ये कहाँ मिला है दोस्तों, रूस में, ठीक है। ये बकवास क्वेश्चन था, ठीक है, और टफ भी था, तो अगर पता था तो ठीक है, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते थे। नेक्स्ट बोल रहा है द लिस्बन डिक्लेरेशन, ये आपका न्यूज़ में भी था, ये किस लिए था, ये संबंधित है महासागर से, ठीक है। लिखा भी है कि हेडलाइंस में था करंट अफेयर में। तो लिस्बन डिक्लेरेशन कहाँ पे था, किसके लिए है, ओशियन को कंजर्वेशन के लिए, महासागर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वेयर नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा लोगों को क्या नहीं पता होता था, इंडस वैली के, उनको पता है, उसको घोड़े की जानकारी नहीं थी, भले एक हड्डी मिला है, ठीक है, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी घोड़ा का, बाकी बुल का था, क्योंकि हड़प्पा के सील में मिला है उसका फोटो, एलिफेंट का भी जानकारी था। तो आंसर क्या हो जाएगा 55 का बी। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सा भारत में जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर नहीं है, विरासत धरोहर। तो भारत में लगभग 44 जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, जिसमें कुतुब मीनार है, लाल किला है, इंडिया गेट नहीं है, ठीक है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया है, तो हम लोगों ने दोस्तों कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट बोल रहा है सिक्किम बिकम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन। कब भारत का सिक्किम जो है एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना, तो आपने पढ़ा भी होगा 1975 में बना, ठीक है, 38वां संविधान संशोधन से, ठीक है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री इज़ द कॉस्टलीस्ट। किस देश का जो मुद्रा है वो सबसे कॉस्टली है, तो आपने पढ़ा है कि पाउंड स्टर्लिंग सबसे कॉस्टली है। 59 का आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, बोल रहा बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। किस साल तक बिहार सरकार ने ये प्लान किया है कि हम बिहार को पॉल्यूशन फ्री कर देंगे, तो ये प्लान किया है 2024 तक, ठीक है। तो 60 का आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 है इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्य एंड विहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्तूपा चैत्य और विहार आपने पढ़ा, स्तूपा में हम लोग क्या करते हैं, बुद्ध का रेलिक्स है, चैत्य में हम लोग पूजा किया जाता है, विहार में हम लोग का जो मॉन्क होते हैं वो रहते हैं। तो ये किससे संबंधित है, ये बुद्ध से संबंधित है। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजनी इन बिहार। सुजनी क्या है दोस्तों, लिखा हुआ हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, और ये एक तरह का कढ़ाई है, कढ़ाई बुनाई। तो आंसर क्या होगा 62 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63,
बोल रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। आपको पता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों? भागलपुर में। इसको जो है धर्मपाल ने बनाया था, ठीक है। तो ये बांका डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कहाँ पे? भागलपुर में। पहला गलत होगा। गोपाल ने नहीं बनाया था, गोपाल जो बनाया था वो दांतपुरी बनाया था, ठीक है। विक्रमशिला को कौन बनाया था? धर्मपाल, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। वज्रयान का है, सही है। और इसमें एस्ट्रोनॉमी ये सब पढ़ाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो पहला दूसरा हमारा गलत है। तो हमें पूछा है कौन सा गलत है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो ये भी आपको ध्यान देखना है क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, ठीक है। तो 63 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द अराइवल ऑफ बाबर इन टू इंडिया लेट टू। बाबर जब इंडिया में आया तो क्या लेके आया? इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर? नहीं, ये नहीं लेके आया था। ये तो लेके आया था, आपको पता है, ये आपको मंगोल ये सब जो है लेके आए थे, तो पहला नहीं होगा। बोला इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम। आर्क एंड डोम जो है वो दिल्ली सुल्तान के लोग आए थे, तो ये भी नहीं होगा। तैमूर डायनेस्टी का स्थापना किया था, ये होगा। और कैनन्स जो तोप लेके आया था, ये भी होगा, ठीक है। तो 3 और 4 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 64 का सी। नेक्स्ट बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वाज कॉल्ड बाबुल मक्का गेटवे ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में जो गेटवे ऑफ मक्का बोलते थे वो बोलते थे हमको सूरत को, ठीक है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है अष्टप्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपने पढ़ा होगा मराठा में शिवाजी के समय जो है अष्टप्रधान का जो है किया गया था, ठीक है। उसमें 8 तरह के जो है पोस्ट क्रिएट किया गया था, मंत्री तरह का, ठीक है। उसका हेड जो होता था वो मराठा का मेन आदमी होता था, ठीक है। तो अष्टप्रधान क्या था? मराठा किंगडम में एक काउंसिल था, एक परिषद था, ठीक है, मंत्रियों का, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 66, उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है। बोल रहा द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पानी इज लोकेटेड एट। तो पद्म पानी का जो इमेज है, पेंटिंग है, वो कहाँ पे है? तो एनसीईआरटी में एक फ़ोटो भी दिया गया है, ठीक है, जिसमें अजंता के केव में दिखाया गया है कि बोधिसत्व पद्म पानी का पेंटिंग, ठीक है। तो 67 का आंसर हो जाएगा सी। 68 का है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा फाहियान वाज ए चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा। फाहियान देखिए चाइनीज यात्री तो था, लेकिन क्या वो हर्ष के समय में था? नहीं, वो चंद्रगुप्त II के समय में था, इसलिए पहला गलत है। ह्वेनसांग जो था वो हर्ष के समय में आया था, लेकिन यहाँ लिखा है ह्वेनसांग चंद्रगुप्त के समय, ये भी गलत है। क्या किया? चेंज कर दिया, फाहियान की जगह लिख दिया हर्ष, जबकि वो चंद्रगुप्त II के समय था। ह्वेनसांग के लिख दिया चंद्रगुप्त II, जबकि वो हर्ष के समय था। तो दोनों हमारा गलत है। तो करेक्ट कौन सा है? कोई नहीं। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी। 69 देखते हैं। बोल रहा है एक तरफ लिस्ट 1 एक तरफ लिस्ट 2 है, एक तरफ आदमी का नाम उससे संबंधित क्षेत्र। तो चरक आपको पता है मेडिसिन से संबंधित था। विशाखा दत्त जो थे वो थे आपका नाटककार। तो ए का होगा 2 और डी का होगा 3, ठीक है। तो ए का 2 डी का 3, तो हमारा जो आंसर होगा 69 का वो होगा हमारा ऑप्शन सिर्फ ए, क्योंकि ए का 2 और डी का 3 सिर्फ इसी में है। क्लियर? ठीक है। तो 69 का हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। बोला हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया। आपने अगर जो पढ़ा है लूसेंट, ठीक है, या एनसीईआरटी पढ़ा है, तो उसमें आपने साफ साफ पढ़ा होगा कि जो बलवंत था, ठीक है, उसने जो है दिल्ली सुल्तान में क्या किया था? नौरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है 71। बोल रहा नाथपंथी सिद्ध एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन। तो कहाँ पे नाथपंथी सिद्ध और योगी ने डिवोशनल रिलीजन को पॉपुलर किया था, फैलाया था, प्रचार प्रसार किया था? वो किए थे नॉर्थ इंडिया में। नहीं भी पता है फिर भी आप मार सकते हैं। नाथ से याद कर लिए गोरखनाथ। और गोरखनाथ कहाँ है? गोरखपुर में। तो गोरखपुर कहाँ है? नॉर्दर्न इंडिया में, यूपी में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 71 का ए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। 1854 का वुड्स डिस्पैच एक्ट के बारे में। तो आपको पता है इसको भारत का इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं दोस्तों। इसने क्या किया था कि बोला था कि लोअर लेवल पे आप हिंदी पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, मतलब आप जो है वर्नाकुलर देसी भाषा में पढ़ाओ, और ऊपर लेवल में हायर स्टडी में और इंग्लिश में पढ़ाइए। सही बात है। साथ ही साथ इसने महिला पे शिक्षा पे और वोकेशनल एजुकेशन पे भी जोर दिया था, तो ये भी सही है। तो कौन सा करेक्ट है? दोनों करेक्ट है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? सी दोस्तों। नेक्स्ट बोल रहा है द मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो मैथिली भाषा जो डेवलप होना शुरू हुआ था वो कर्नाट वंश के समय दोस्तों डेवलप होना शुरू हुआ था। ठीक है। कहीं कहीं इसका आंसर जो है ओइनी वार डायनेस्टी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो 73 का सी होगा। बाकी हम बीपीएससी पे छोड़ते हैं कि वो किस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है बोरा विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में मगध डायनेस्टी का जो है
राजधानी क्या हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा। पहला राजधानी क्या था दोस्तों, राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र भी राजधानी दोस्तों बना। तो 74 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज आर करेक्ट। आपको पता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो क्या था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज पे पाबंदी लगाया गया था, ठीक है। बिना आपको परमिशन के आप न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते, और छापोगे तो आपको जो है बैन कर देगा, आपसे फाइन भी लिया जाएगा। इसको लेके आया था लिटन, सही बात है। गैगिंग एक्ट भी कहते हैं तो सही बात है। इसको रिपन ने इसको रिपील कर दिया, ये भी सही बात है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा हमें, तो 75 का आंसर होगा डी। 1, 2 एंड 3 तीनों से स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट। तो आपको पता है 1817 में लॉर्ड मायो ने रिजोल्यूशन लेकर आया था, जिसमें जो प्रांत था, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, उसको जो है ज़्यादा पावर दिया गया था, ठीक है। ये पहला स्टेप था जो बाइफर्केट कर दिया था फाइनेंस को, सही है। इसमें प्रांतों को ज़्यादा पावर दिया गया था, सही है। इसने जो इम्पैरिटी है, जो भेदभाव, उसको दूर करने का प्रयास किया, ये भी सही है। और इसने जो प्रांतों का जो क्या आवश्यकता है वो भी इस पर फोकस किया, ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो 76 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 77, बोल रहा है नीतिसार एक बुक है पॉलिटिक्स पे, उसको कौन लिखा था। तो आपने पढ़ा होगा, ये जो है आपका लूसेंट में लिखा गया है, ठीक है। और लक्ष्मीकांत में भी, सॉरी, एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, ठीक है, नीतिसार। तो ये किसके लेखक जो थे वो लिखे थे कमंडक, ठीक है। तो 77 का हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। बाकी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, चरक ने चरक संहिता लिखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता था तो आप इसको एलिमिनेट करके ये आप जान सकते थे, ठीक है। तो 77 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फुतुहत ए आलमगिरी वाज रिटेन बाय। तो फुतुहत ए आलमगिरी जो था दोस्तों वो हमारे ईश्वरदास नागर ने लिखा है, ठीक है, फुतुहत ए आलमगिरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर परमिशन टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। तो बोल रहा है एक जो श्रीवर्मन था, मेघावर्मन जो थे एक चाइनीज सोर्स, तो मेघवर्मन एक राजा थे श्रीलंका के, उसने किसके दरबार में जो है एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए परमिशन मांगा था गुप्त से, ठीक है। तो उस समय जो राजा था वो थे हमारे समुद्रगुप्त, ठीक है। तो नेपोलियन, इसी को भारत का नेपोलियन बोलते हैं। तो इससे परमिशन लेने के लिए, मंदिर बनाने के लिए मेघवर्मन जो श्रीलंका का राजा था वो परमिशन लिया था, ठीक है। 79 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। व्हेन वाज द बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया। आपको पता है 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 80 का हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेक विक्टोरिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इन द वर्ल्ड बाय द सरफेस वाटर एरिया। गलत बात है, सबसे बड़ा लेक जो है कौन सा दोस्तों, विक्टोरिया ही है, ठीक है। तो थर्ड तो नहीं है। बोला इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक ऑफ इन अफ्रीका, हाँ सही बात है, अफ्रीका में है, ये तो सही होगा। फिर बोल रहा है इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्री। आपको पता है ये जो है 3 कंट्री से बाउंडेड है, तंजानिया, युगांडा एंड केनिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा क्योंकि 4 कंट्री नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज़ द नाइल रिवर, ठीक है। तो ये मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन पहला और तीसरा तो हमारा गलत है। तो इसमें गलत ही पूछा है, कौन सा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 81 का हो जाएगा डी, ठीक है, क्योंकि दूसरा तो सही है, दूसरा सही, ये दोनों कट गया। आपको पता है कि तीसरा गलत है, ठीक है। और 1 और 4 में हमें पता करना है, तो पहला ही हमारा गलत है कि थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नहीं है, पहला लेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 82। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव। हीट वेव के बारे में प्रश्न है, गर्मी के समय में बहुत हो जाता है ये। तो ये जब भी जो प्लेन एरिया है, समतल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 40 डिग्री के आसपास, तब होता है। और हिली एरिया, पहाड़ में जब टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर हो जाता है तब होता है हीट वेव, ठीक है। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि पहाड़ में जो है टेम्परेचर कम ही होता है। तो अगर बोल रहा है कि प्लेन में 30 डिग्री हो रहा है और पहाड़ में, तो गलत बात है, क्योंकि पहाड़ में जब टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्लेन में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप देखो यूपी में प्लेन एरिया है, वहाँ गर्मी ज़्यादा होता है, हिमाचल प्रदेश में गर्मी कम होता है। तो हीट वेव अगर हो रहा है तो प्लेन का टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेगा 40 के आसपास, और हिली के पास का 30, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया है। तो इसलिए हमारे दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। बोल रहा है एक तरफ हमारा एक्सप्लोरर है, एक तरफ बर्थ प्लेस है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कहाँ का था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों वो कहाँ का था, वो था हमारे इटली के, ठीक है। उसके बाद जो जैकस कार्टियर था, ठीक है, ये कहाँ का था, फ्रांस का था, ठीक है। तो ए का होगा 3 और बी का होगा 4। तो हमारा पास 2 ऑप्शन बचा है, ए और सी, बाकी देख लेते हैं। सन फ्रांसिस ड्रेक जो था वो यूनाइटेड किंगडम, और फर्डिनेंड मैगेलिन
ये कहाँ का था, पुर्तगाल का। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, 83 का हो जाएगा हमारा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, बोल रहा है इमिरेट्स ऑफ यूएई। यूएई में कौन कौन सा इमिरेट है दोस्तों, तो उतना कौन याद करता है, टफ क्वेश्चन, ऑप्शन ए होना चाहिए। तो अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, अजमान, उमस, अल कुआ, फुजैरा, रस अल खामिया। ठीक है, वैसे भी देखिए यूएई में बहरीन थोड़ी आएगा, बहरीन अपना अलग देश है। ठीक है, तो ये आप काट दो। ठीक है, रियाद नहीं आएगा क्योंकि ये सऊदी अरेबिया है, ये भी आप काट दो। ठीक है, समझ में आया। बाकी आपका देख सकते हैं बहरीन है, कुवैत है, ये सब थोड़ी होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो अब देखो ये अलग कंट्री है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप बना सकते थे। 34 का आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट बोल रहा है द रिवर सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग। सुवर्ण रेखा झारखंड में नदी है, रांची के आसपास ये ओरिजिन करती है। तो ये कहाँ पे है, नगड़ी में। ठीक है, तो नगड़ी के पास जो है ये ओरिजिनेट होती है। इसका नाम है सुवर्ण रेखा। बोला जाता है कि यहाँ पे छोटे छोटे सोना का जो है टुकड़ा, बहुत छोटा, बालू के साथ जो है बहती है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है, तो दुधवा है क्या, नहीं, दुधवा कहाँ है, यूपी में है। ठीक है, और गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये मुझे भी नहीं पता है गजनेर कहाँ है, लेकिन यूपी में। दूसरा तो नहीं होगा, दूसरा गया, ये खत्म। आपको पता है भीम बांध तो बिहार में है, वाल्मीकि भी है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 4। ठीक, तो आंसर क्या होगा 86 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, गंगा में डॉल्फिन के बारे में है। ठीक है, तो बोला गैंगेटिक डॉल्फिन हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इंडेंजर्ड। तो देखिए कोई भी डॉल्फिन आ जाए, चाहे वो गैंगेटिक डॉल्फिन आ जाए, ठीक है, या कोई भी डॉल्फिन, सभी डॉल्फिन जो है इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। बोला इट डज नॉट हैव ए क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। सही बात है, इसका कोई क्रिस्टलाइन लेंस नहीं होता है, तो लगता है इसको कि ये अंधा है। ठीक है, तो ये भी सही है। बोल रहा है तो ये फिर कैसे चलती है, तो ये जो है इको लोकेशन, मतलब साउंड छोड़ती है, फिर उससे जो है साउंड जब टकरा के वापस आता है तो वो पता कर लेती है कि कोई वहाँ पे ऑब्स्टेकल है, कोई हर्डल है, इसलिए वहाँ नहीं जाती है। तो ये भी सही है। ये भारत का जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये भी सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ये क्यों पूछा गया, क्योंकि आपको पता है भागलपुर में जो है हमारा गंगा डॉल्फिन मतलब जो सेंचुरी खोजा जा रहा है ना, तो उसके लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, तो 87 का क्या हो जाएगा आंसर, डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। बोला अदर नेम ऑफ रिवर गंडक। तो ये आपका जो है लूसेंट में भी दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ बिहार का कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो रिवर गंडक का एक और नाम क्या है दोस्तों, नारायणी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, पुनपुन अलग नदी आपको पता है, महानंदा भी अलग नदी है, बूढ़ी गंडक भी अपना अलग नदी है। ठीक है, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर नेक्स्ट है गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो गोल्ड अभी सबसे कहाँ बोला गया कि मिलेगा कहाँ पे, जमुई में। ठीक है, तो ये 89 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, ये भी आपका जो है बिहार में एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार रिपीट भी किया है। तो त्रिवेणी जो कैनाल है दोस्तों, ये आपका गंडक में है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है। बोल रहा है एसर्सन है, कथन है। बोल रहा है कि रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राज़ील। तो देखिए आपको पता है कि ब्राज़ील अमेरिका में यहाँ पे एक पार्ट है और घाना का है अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सोना मिलता है दोनों में, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है, दूर दूर है, बीच में अटलांटिक महासागर है। तो ये बोल रहा है, तो ये तो कथन बोल दिया कि यहाँ पे सोना मिलता है, कहाँ पे, ब्राज़ील में भी और घाना जो अफ्रीका में। तो कारण बोल रहा है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंटिनेंट्स वेर ज्वाइन टुगेदर अलोंग द अटलांटिक। तो अगर दो डिफरेंट चीज़ पे एक चीज़ मिल रहा है, मतलब दोनों एक जुड़ा होगा बहुत प्राचीन समय में और बाद में अलग हो गया होगा, तो वही चीज़ है। तो दोनों हमारा सही है। और ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो उसका प्रूफ देता है कि कंटिनेंट पहले एक ही था, लेकिन बाद में जो है अलग हो गया और साउथ अमेरिका और जो है अफ्रीका बना। लेकिन दोनों में चूंकि सोना मिलता है, इस वो प्रूफ करता है दोनों एक ही था। ठीक है, तो दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो 91 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। बोल रहा बिहार जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम्स मैच द लिस्ट सिस्टम्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। तो एक तरफ धारवाड़ चट्टान है और दूसरी तरफ उसका एक्सेप्शन है, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है भैया कि टर्सरी चट्टान जो है बिहार में कहाँ मिलता है। तो सिंपल आपने पढ़ा भी हो दोस्तों, तो कि जो टर्सरी रॉक है, ठीक है, वो भारत के बिहार के उत्तर पश्चिम में मिलता है। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण में। तो ठीक है, डी का 2 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है ना, और क्वार्टरनी चट्टान जो है हिमालय वाला एरिया है। तो सी का 1 और डी का 2। तो सी का 1 और डी का 2, एक ही ऑप्शन बचा है, सी का 1 डी का 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 92 का आंसर ए। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए।
तो ऐसा नहीं कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी है, अगर एक या दो ऑप्शन के बारे में भी जानकारी है तो आसानी से आप जो दोस्तों बना सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम ए मैरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड्स विथ एस्चुरी बीचेज फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर इन्वायरमेंट सी ग्रास कोरल रीफ सॉल्ट मार्स एंड मैंग्रोव। तो वो इनमें से कौन सा एरिया में हमको सॉल्ट सी मार्स मैंग्रोव भी मिलता है, कोरल रीफ। तो आपको पता है कि भैया नंदा देवी में तो नहीं मिलेगा, नंदा देवी मैंग्रोव के लिए क्या मैंग्रोव पानी में मिलता है, नंदा देवी पहाड़ में ये नहीं होगा। अब देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर, ये भी कहाँ है नीलगिरी, ये भी ज़मीन में, ये भी नहीं होगा। अब देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी पानी में है, सुंदरबन भी पानी में है। लेकिन देखिए जो मैंग्रोव है वो आपका सुंदरबन में तो मिलता है, लेकिन जो कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ आपको सुंदरबन में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 93 का ए। तो गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल रीफ भी मिलता है, मैंग्रोव भी मिलता है, सी ग्रासेस बाकी चीज़ मिलता है। तो हमें बस पता करना था कि यार कोरल रीफ जो है वो सुंदरबन में मिलता है कि नहीं। तो कोरल रीफ याद करिएगा, सुंदरबन में नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी मैंग्रोव जो है वो आपका गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है, सुंदरबन में मिलता है, अंडमान निकोबार में भी मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज़ द लोकल टाइम ऑफ द थिम्पू लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाउन एट ग्रीनविच इज 12 डिग्री नून। तो अगर 12 बजे दोपहर ग्रीनविच में हो रहा है तो आपको पता है कि ग्रीनविच के अगर आप इधर जाते हैं तो आपका समय जो है बढ़ता है। तो अगर और कब कितना बढ़ता है, तो हर 15 डिग्री जाने पे 1 घंटे का समय बढ़ता है। तो अगर आप 60 डिग्री जा रहे हो ग्रीनविच से ईस्ट की ओर, इस तरफ, तो आपका कितना घंटा बढ़ जाएगा, 90 डिग्री जा रहे हो, ठीक है। तो 90/15 बराबर 5 घंटा जो है, 15 छक्का 90, 6 घंटा टाइम जो है आपका ज़्यादा दिखेगा थिम्पू में, जो ग्रीनविच के अधिक है। तो अगर 12 बज रहा है दोपहर में तो उसमें 6 घंटा जोड़ेंगे तो 6 बजे शाम हो जाएगा थिम्पू में, ठीक है। तो 94 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक। क्वेश्चन 95 देखते हैं। वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़, ठीक है। धारवाड़ में तो भैया नेचुरल गैस कहाँ से मिलेगा, यहाँ तो भाई मेटालिक रॉक्स मिलते हैं, तो ये गलत है। कोडरमा में माइका मिलता है, एकदम सही बात है, ये बिहार से रिलेटेड भी है, झारखंड से, ठीक है। कुडप्पा सीरीज इज फाउंड इन द डायमंड्स, नहीं जानते हैं। पेट्रोलियम कहाँ से मिलेगा भैया, अरावली में, ठीक है, ये भी गलत है। चलिए तो ठीक है 95 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बोल रहा हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब डॉन एट 1 डिग्री लैटिट्यूड इंटरवल, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है, अगर आप 1-1 डिग्री इधर बनाते जाएंगे, ठीक है, तो आपका इधर जो है कितना बनेगा दोस्तों, 89 लॉन्गिट्यूड बनेगा नॉर्थ की ओर, इधर कितना बनेगा 89 बनेगा, और एक आपका इक्वेटर होगा। तो 89 और 1 90 हो गया, 90 और 89 की हो गया 179। तो कितना इक्वेटर आपका लैटिट्यूड बनेगा, अगर आप 1 डिग्री लैटिट्यूड इंटरवल बना रहे हो तो 179, ठीक है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 97 देखते हैं। बोल रहा है एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल, बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल में आंसर है दोस्तों, ठीक है, वो शायद 53 मीटर के आसपास है। तो आंसर क्या हो जाएगा 97 का डी। ये बहुत टफ क्वेश्चन था, आप इसको छोड़ सकते थे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अगर मैं हमारा दोस्तों ये इंडिया है, ठीक है, ठीक है, और अगर इधर से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जा रहा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जा रहा है, तो ये कहाँ पे मिलता है दोस्तों, ये एरिया को क्या बघेलखंड बोलता है। आपको पता है बुंदेलखंड थोड़ा ऊपर में होगा, यहाँ नहीं मिलेगा, और मालवा यहाँ पे, यहाँ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ पे मिलेगा दोनों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक रेखा भारत का, तो मिलता है हमारा बघेलखंड में, ठीक है। तो 98 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री, तिब्बत बाउंड्री में नहीं है। आपको पता है उत्तरकाशी है, चमोली है, ठीक है, यहाँ पे भूस्खलन भी हुआ था। अल्मोड़ा दोस्तों नहीं है, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन था, अगर आप चाहते तो आसानी से इसको छोड़ सकते थे, ठीक है। चलिए 99 का सी होगा। नेक्स्ट बोल रहा है वेयर डज द अल नीनो करंट फ्लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अल नीनो करंट पैसिफिक ओशियन में होता है, और जब भी ये होता है तो भारत में जो है सूखा पड़ता है, और जो हमारा चिली का कोस्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है। और इसी का उल्टा है लानीना, लानीना जब भी होगा तो भारत में होगा बारिश और चिली में होगा सूखा, क्लियर। तो 100 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलिजियम सिस्टम। बोल रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इज ए 5 मेंबर बॉडी विच इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस और 4 जज, एकदम सही बात है। पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कोलेजियम, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज जो केस था, फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जज, तो सेकंड जज केस में जो है कोलेजियम को इवॉल्व किया, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है कोलेजियम में।
फिर बोल रहा है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कॉलेजियम, सही बात है, ठीक है। और कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1993 बाय PN भगवती, नहीं, PN भगवती ने भारत में PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसको लाया था, ना कि जज केस को, ये कॉलेजियम को, ठीक है। ये भी गलत है, तो जो हमारा सही होगा 1 और 3 होगा। तो करेक्ट जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा D। तो 101 का आंसर हो जाएगा D, ठीक है। हो सके फ्यूचर में आपसे पूछ दे कि PIL को कौन लेके आया था, तो PN भगवती लेके आए थे 1993 के आसपास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का हम लोगों ने संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया, तो उसके बारे में तो आपको पता है प्रीएम्बल में हमने सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी जोड़ा था, ये सही है। 8 फंडामेंटल ड्यूटी नहीं जोड़े थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े थे, ठीक है। और न्यू DPSP को भी हम लोगों ने ऐड किया, ये सही है, ठीक है। और पहला जो सही है ये ऑप्शन सही है, ये सही है, दूसरा हमारा गलत है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसने प्रेसिडेंट को पावर दे दिया था कि इलेक्शन कमीशन के सलाह से वो MLA को डिस्क्वालीफाई कर सकता था। तो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट गलत कौन सा है दोस्तों, तो जो गलत है वो है हमारा, ठीक है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा गलत है, ठीक है। भले आपको नहीं भी पता ये गलत है, तो अब देखो ये जो है ना, ये क्योंकि आपको पता है, देखिए दूसरा जो ऑप्शन है वो 100% गलत और पहला सही। तो पहला को अगर आपने काट दिया, दूसरा अगर गलत है, तो यही ऑप्शन बच गया, क्योंकि आपसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है कौन सा गलत है, ठीक है। तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा, C, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बोल रहे द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए कम्युनिटी टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति किसको बोलते हैं, तो प्रिमिटिव ट्रेट्स होना चाहिए, कल्चर डिफरेंट होना चाहिए, और भीड़ से वो दूर रहता है, ये भी सही है, और बैकवर्डनेस से पिछड़ा, ये भी सही है। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों, सभी करेक्ट है, ठीक है। तो 103 का आंसर होगा D। बोल रहा है फ्रॉम विच कंट्री इंडिया ने जो है फंडामेंटल राइट का आइडिया लिया, तो सही बात है, अमेरिका से लिया, जिसको बिल ऑफ राइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा B, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105। भारत में जो अनटचेबिलिटी छुआछूत है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको दूर करने के बाद बोला गया आर्टिकल 17 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन। फिर बोल रहा था अथॉरिटी टू डिटरमाइन द अपॉइंटमेंट नंबर ऑफ जज इन हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में कितना जज होगा उसको कौन अपॉइंट डिसाइड करता है, वो डिसाइड करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट में यही पूछ देता तो वो कौन डिसाइड करता है, तो भारत का पार्लियामेंट करता है। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट पूछा तो होगा कौन, राष्ट्रपति। तो 106 का आंसर होगा ये। नेक्स्ट है 107। बोल रहा था 5th शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ। तो 5th शेड्यूल में कितने हैं, लगभग 10 स्टेट हैं शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन वाले। तो 107 का हो जाएगा C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। बोल रहा है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान का आधारभूत संरचना का कब रखा सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्धांत दिया, केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 में दिया, ठीक है, ये वाला चीज़, ठीक है। तो वो अब बोल रहा है फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम कब दिया, केशवानंद भारती केस में। लेकिन अगर बोलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को बारे में कब बोला, फर्स्ट बार नहीं बोलता, तो वो मिनर्वा मिल्स केस में ही बोला था, लेकिन इसमें पूछ दिया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम सिर्फ बोला केशवानंद भारती में ही फर्स्ट टाइम, है ना। 108 का भी। नेक्स्ट है एक तरफ हमारा पॉलिटिकल पार्टी है 109 में, और दूसरी तरफ का ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। तो CPI आपको पता है, CPI जो आया था दोस्तों वो 1964 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में। तो A का 1 और C का 4, ठीक है। तो A का 1 और C का 4 एक ही ऑप्शन है हमारा। तो 109 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा A, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर टू स्पीक इन हिज मदर टंग। किस आर्टिकल के तहत जो स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो बोल सकता है कि आप जो है जो भाषा में बोलना है बोलिए। तो आपको पता है, इसको एलिमिनेट करके बनाइए। 110 जो मनी बिल है ये नहीं होगा, 122 ये भी नहीं होगा, 120 जो आर्टिकल है ये डील करता है दोस्तों, ठीक है। A एंड B तो होगा नहीं क्योंकि ये नहीं होगा। अब बचा हमारा B, ठीक है। तो आपको पता है ये तो होना ही होना है ना, 120 आपने सुना भी होगा। तो 110 का हो जाएगा C। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। बोल रहा है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ RBI इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, रिजर्व में। तो आपको पता है उसमें विदेशी मुद्रा भी होता है, गोल्ड भी होता है, SDR भी होता है, रिजर्व ट्रांस पोजीशन भी होता है, ठीक है। तो 111 का हो जाएगा हमारा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है। तो 112 क्वेश्चन दोस्तों बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूल्स ऑफ ऑरिजिन। बहुत न्यूज़ में ये रहता है, ठीक है, जब भी चाइना का ट्रेड का बात होता है। तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट कहाँ से बना है उसको डिटरमाइन करने रूल्स ऑफ ऑरिजिन बनाते हैं। रूल्स ऑफ ऑरिजिन हेल्प्स द कस्टम एजेंसी कि क्या प्रोडक्ट लगाना है, कितना लगाना है, ये भी सही चलेगा। दीज आर यूज्ड फॉर द
पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, ये भी पता चलता है कि कितना व्यापार किस देश से हो रहा है, ठीक है, कौन प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ये भी सही है। पूरा देयर इंपॉर्टेंस इज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूटीज एंड रेस्ट्रिक्शंस इन सेवरल केसेस डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ इम्पोर्ट। ये भी पता होता है कि कोई भी चीज़ कहाँ से आ रहा है और कितना हमको उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स वैक्स लगाना है, तो ये भी सही है। तो कौन सा करेक्ट है, सभी सही है, ठीक है। तो 112 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जो नवजात शिशु को जो डेथ हो जाता है उनके बारे में, ठीक है। तो हर 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनका 1 साल के अंदर डेथ अगर हो जाता है तो उनका रेट को हम लोग मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे 1000 नहीं होगा, 1000 होगा, ठीक है, ये गलत है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन ईयर ये नहीं पता है, मान लीजिए इन द ईयर 2019 तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना, ये भी चलिए मान लो नहीं पता है। तो बोल रहा है SRS के अनुसार सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यूपी में है। तो देखिए यूपी में तो नहीं है, ये कहाँ है दोस्तों, MP में है, ठीक है। तो 4 का गलत होगा, 4 गया, और 1 भी गलत है क्योंकि 10,000 नहीं है, 1000 है। तो आंसर जो सही है करेक्ट है वो हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो भले आपको नहीं भी पता था फिर भी लॉजिक के आधार पे आपको सही वहाँ बना सकते थे। तो 113 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा सी। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 114, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ ए प्रोसेस विच इनेबल्स द। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी मतलब तब होता है जब उसको अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल देते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इंडिविजुअल अगर कैपिटल एक्वायर करता है तो ये नहीं होता है, नॉलेज होता है तो ये हो सकता है, स्किल ये भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन जो 4 है उसमें नॉलेज भी लिखा हुआ है, स्किल भी लिखा हुआ है और कैपेसिटी भी लिखा हुआ है, मतलब ये सबको समग्र रूप से शामिल किया है। यहाँ पे बोल रहा है कि बेटर एक्सप्लेन, सबसे अच्छा एक्सप्लेन किस में कर रहे हैं, तो ऑप्शन जो 4 है जिसमें सब चीज़ को शामिल किया गया है तो वो होगा, ठीक है। तो 114 का आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। देखिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी दोनों एक जैसा है, लेकिन याद रखिएगा जो इंसॉल्वेंसी होता है वो आदमी खुद अपने को डिक्लेयर करता है कि हम इंसॉल्वेंट हो गए जब वो लोन चुकता नहीं कर पाता है, और जो बैंकरप्सी होता है उसको वो जो है किसी आदमी को कोर्ट डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी एक प्रक्रिया है और बैंकरप्सी उसका निष्कर्ष है, और बैंकरप्सी को कौन डिक्लेयर करता है, कोर्ट करता है, ठीक है। तो बैंकरप्सी रिफर्स टू ए फाइनेंशियल स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी अनेबल टू पे ऑफ डेट। तो ये नहीं है, ये तो बाद का चीज़ है, उसको हम लोग इंसॉल्वेंसी बोलते हैं जब आदमी डेट को डिक्लेयर अपना उधार को चुकता नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी जो है वो है आपका ऑप्शन ए, ये वाला चीज़, और जो बैंकरप्सी है वो इधर लिखा हुआ है। बैंकरप्सी एक लीगल चीज़ होता है जो कोर्ट डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बैंकरप्सी क्या है, स्टेट है, और इंसॉल्वेंसी कंक्लूजन है नहीं। मैंने बताया इंसॉल्वेंसी जो होता है वो शुरू का चीज़ होता है, और जब उसको कोर्ट डिक्लेयर कर जाता है निष्कर्ष, तो एक निष्कर्ष के रूप में फाइनली जो है डिक्लेयर हो जाता है कि वो बैंकरप्ट हो चुका है, वो अब नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग। तो सही बात है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड जो है बनाया गया था, ठीक है, भारत में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी को देखरेख करने के लिए। तो सही होगा सिर्फ ऑप्शन 4 ही होगा, ठीक है। टफ क्वेश्चन था, आप इसको छोड़ सकते थे, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 116, इन विच ईयर वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन अडॉप्टेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 1956 में जो है लाया गया था, ठीक है। तो 116 का आंसर हो जाएगा ये, सिंपल लूसेंट में भी दिया है और बाकी आपका NCERT में भी ये कवर है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो बोल रहा है द इंसेंटिव स्कीम ऑफर्स ए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। सही बात है। नेक्स्ट है द स्कीम हैज़ 2 कंपोनेंट, ग्लोबल कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी। देखिए ग्लोबल कंपनी नहीं लिखा है, इसमें लिखा है फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो जनरली ये ऑप्शन होगा गलत, ठीक है। और इसमें जो है 6 साल के लिए नहीं है, 5 साल के लिए भी है, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो पहला तो सही है, तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। और चौथा हमारा सही है क्योंकि इसमें लैपटॉप, टैबलेट ये सब चीज़ जो है कवर की हैं, तो ये भी सही है, ठीक। तो जो गलत है हमारा, ठीक है, वो है 2 और 3, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी लिखा है, ना कि ग्लोबल कंपनी। और 8 साल के लिए नहीं है, 6 साल के लिए नहीं है, 5 साल के लिए, ठीक है। तो आंसर जो गलत है, ठीक है, वो होगा 2 और 3, ठीक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है उसका ऑप्शन जो है डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। स्वामित्व स्कीम जो है लैंड रिकॉर्ड के लिए, भूमि का सुधार के लिए, जो लैंड रिकॉर्ड हम लोग कलेक्ट करते हैं उनके लिए है। इसको पंचायती राज संस्था लेके आई थी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का नहीं, ये गलत हो गया। फिर बोल रहा है स्कीम 6 टू क्रिएट ये दिस मान लीजिए नहीं पता, आगे देखते हैं। ये भी नहीं पता, आगे देखते हैं। और ये देखते हैं द स्कीम इज ए रिफॉर्मेटिव स्टेप इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस, ठीक। तो मान लीजिए पहला तो गलत है, पहला गलत है तो हमारा ये और ये चला गया, क्लियर,
ठीक है। अब इसका मतलब 2 जो है, अच्छा पहला गलत है तो हमें गलत ही पता करना है, कौन सा इनकरेक्ट है, राइट, कौन सा इनकरेक्ट है वो हमें पता करना है। तो आपको पता है कि यार पहला गलत है, इसका मतलब दूसरा ये और ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये और ये ऑप्शन में पहला नहीं है, पहला इन दोनों में, इसी में छांटना है। और इसमें तो सही बात है कि हम लोग जो है जो लैंड पार्सल है, ठीक है, जो ज़मीन है गाँव में, उसको हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं, उसको जो है मतलब उसका एक मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्वामित्व से कौन किसका मालिक है, मालिकाना हक दे रहे हैं, ठीक। इसलिए हमारा चौथा सही होगा, तो ये वही लिखा हुआ है। तो आंसर जो होगा गलत है, जो ऑप्शन चुनना है वो 1 और 3 होगा, ठीक है। तो कोर्स मतलब क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग नहीं, कुछ और होता है, क्लियर। चलिए 118 का हो गया बी। क्वेश्चन 119 देखते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंसिक्वेंस ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। बोला आर्टिकल 360 जब लगता है तो उसका क्या क्या परिणाम जो है होता है, ठीक। तो बोला प्रेसिडेंट में ऑर्डर द सैलरी स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी, तो सही बात है। मनी बिल और अदर बिल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व। देखिए जब भी वित्तीय आपात का लगता है तो कोई भी बिल अगर विधानसभा लेके आती है तो उसको वो राष्ट्रपति के द्वारा उसको रिजर्व करना ही चाहिए, आरक्षित हो जाता है वो बिल राष्ट्रपति के, लेकिन लिखा है नॉट रिक्वायर्ड, नहीं करना जरूरी, ऐसा नहीं है, करना जरूरी है, ठीक है। इसे दूसरा हमारा गलत होगा, ठीक है। जैसे दूसरा गलत होगा मतलब जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, इस ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में 2 है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो 119 का होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है दोस्तों, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू द स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। देखिए स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है जब हमारा इकोनॉमी स्टैगनेंट हो जाता है, मतलब ग्रोथ नहीं होता है जीडीपी का, और महंगाई भी रहता है, ठीक है। तब ये कब होगा, जब हमारा जो इंडस्ट्री है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, तब। तो डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये होगा, प्लस लोग जो है क्या करेंगे, सामान को जो है खरीदेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि महंगाई जो है बढ़ गया है। तो उससे हमारा क्या होगा, जो मांग हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और कंज्यूमर का स्पेंडिंग खर्चा भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो खरीदेंगे ही नहीं, बंद कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 2 और 3, ठीक है। अगर ये पहला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर देखिए सरकार अगर खर्च करेगी, सरकार किस में खर्च करेगी, मनरेगा में करेगी, पुल बनाएगी, तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, और जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा लोग डिमांड करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में सरकार खर्च वर्च नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि लोग हाथ में पैसा वैसा कुछ नहीं रहता, जिसके कारण, और इंडस्ट्री बनाती भी नहीं है सामान, क्योंकि महंगाई के कारण लोग खरीद नहीं रहे और अपना इकोनॉमी लॉस में चल रहा है, ठीक। तो इसमें पहला हमारा गलत होगा, ठीक है, और दूसरा और तीसरा जो है वो सही होगा, ठीक है। और चौथा क्यों गलत होगा, क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ता है तो हमारा जो मुद्रा है, ठीक है, उसका डिप्रिसिएशन होता है, उसका ह्रास होता है, ना कि उसका एप्रिसिएशन होता है, ठीक। तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है, सिंपल, समझ में आया। तो 120 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, समझ में आ गया आपको, करेक्ट आंसर पूछा है, तो 120 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। बोल रहा है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द ट्रेंड ऑफ द एफडीआई। तो भारत में जो एफडीआई का ट्रेंड है 2023 के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है इट हैज डिक्रीज ड्यू टू द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, तो सही बात है, एफडीआई भारत में जो है प्राइवेट सेक्टर का लेस पार्टिसिपेशन हुआ है, उसके कारण घटा है, ठीक। दूसरा बोल रहा है इट हैज इंक्रीज कंपेयर टू प्री पैंडेमिक, तो कोरोना के पहले के कंपेयर में अगर हम एफडीआई अभी देखें तो बढ़ा है, तो सही बात है। पर इट हैज इंक्रीज रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द टेलीकॉम सेक्टर वाज इंटायरली रिफॉर्म। तो टेलीकॉम सेक्टर ने रिफॉर्म जब चालू करना शुरू किया, ठीक है, तो उसके बाद जो है एफडीआई घटी नहीं है, बढ़ते रही है, ठीक है, तो ये भी सही है। पर इट हैज डिक्रीज्ड ड्यू टू द वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, ऐसा नहीं है, हमारा एफडीआई जो है लगभग जो है बढ़ते रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो चौथा गलत है और 1, 2 और 3 सही है दोस्तों, ठीक है। तो 121 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार का पॉपुलेशन कितना है दोस्तों गया का, तो वो है 5,98,000। बहुत टफ क्वेश्चन था, ठीक है, कौन गया का पॉपुलेशन कौन याद करता है यार, ठीक है। बिहार का पूछता कि बिहार का शहरी पूछता, ग्रामीण पूछता तो समझ में आता, ठीक है। टफ क्वेश्चन था, जो गया के लोग हैं वो तो बना दिए होंगे, बाकी लोग तो नहीं बना पाए होंगे लगभग, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है, अब इसमें भी आप देखो गेस कर सकते हो कैसे, तो देखिए मैंने बताया जब भी डेटा वाला हो तो एक्सट्रीम वाला जो सबसे कम है हटा दीजिए, तो इसमें सबसे कम क्या है 3,20,000, अब वो घटा दो, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे कम कौन सा है बताइए, तो इन चीज़ में, इन चारों में सबसे कम कौन सा है 2,34 हटा दीजिए, सबसे ज़्यादा कौन है
780 हटा दीजिए। अब जो सबसे जिसको आपने हटाया, ठीक है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा, उसका एवरेज ले लो। तो 7,80,000 और 2,34,000 का एवरेज लगभग जो है 10.5 लाख के आसपास आएगा, 10,01,000। इसका जब आधा करेंगे एवरेज तो कितना आएगा, 5 लाख। तो यही आंसर है, देखिए 5 लाख के आसपास। तो आंसर हो जाएगा 122 का ये। तो जब भी आपको डेटा वाला क्वेश्चन हो तो आपको मिनिमम मैक्सिमम को हटा दीजिए, उनका एवरेज ले लीजिए, वही आपका आंसर निकलेगा, ठीक। तो 122 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मतलब आप प्लान नहीं कर रहे हो। प्लान किसका नहीं करते हो? जो आपने ब्याज लिया है तो ब्याज कितना देना है आपको प्लान करते हो क्या? नहीं देना है, वो तो आपको देना है। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब वो होता है जब हम कोई योजना के तहत हम लोग खर्चा करते हैं, लेकिन इसमें तो ब्याज तो देना ही देना है। तो साइंस टेक पे खर्चा योजना के तहत करते इसलिए नहीं होगा ये नॉन प्लान। एग्रीकल्चर में योजना के तहत करते ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो जो वैश्वीकरण हो उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? बोल रहा है इट हैज़ एक्सपेंडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस बढ़ा है तो ये तो होगा, FDI बढ़ा है होगा। बोल रहा है एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है और इम्पोर्ट के कंपेयर में, तो ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हमारा जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की तुलना में जो है बढ़ा हुआ है। हमारा इम्पोर्ट बढ़ा है, राइट, और एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ा है, ठीक है। चलिए तो 124 का आंसर जो होगा गलत वाला वो हो जाएगा सी, क्योंकि हमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो 124 का होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द यूनियन बजट, यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस। केंद्र सरकार का जो फाइनेंस है, वित्त के बारे में हमारा प्रश्न है। बोल रहा है फिजिकल डेफिसिट ऑफ द यूनियन बजट हैड रिच्ड 9.2% ऑफ GDP ड्यूरिंग द पैंडेमिक फाइनेंशियल ईयर 21। फिर नेक्स्ट है द फिजिकल डेफिसिट हैज मॉडरेटेड टू 7.7% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2022। और नेक्स्ट बोल रहा है द रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 years हैज़ गॉन डाउन, ठीक है। तो इसका तो मुझे अभी नहीं मिला, ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि 125 का आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको इस वीडियो के पिन सेक्शन में कमेंट में आपको पिन कर दूंगा कि 125 का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आप इसको चेक करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रीजन फॉर फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति जो फेल हो गई उसके क्या कारण थे? तो ये कारण थे कि ब्रिटेन का मिलिट्री अच्छा था, ठीक है। फिर जो रिबेलियन थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका एक यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं था, ये भी सही है। और सभी लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सभी सही है। जो 1857 की क्रांति जो है फेल हो गई, ठीक। द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम ए मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग 1917। तो 1917 में कौन बिहार का एक रसोइया था जो महात्मा गांधी की जीवन उससे मदद किया था, उसको जीवन बचाया था ख़राब खाना से? उनका नाम था बटक मियाँ। क्या नाम था? बटक मियाँ। तो 127 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 128 बोल रहा है द बखस मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-38 वाज ऑर्गेनाइज बाय होम। तो ये आपने पढ़ा होगा बिहार के PYQ में, सिंपल सा क्वेश्चन है। 128 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्लियर? तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129 पूरा कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा पहले कौन सा बाद हुआ, तो आपको पता है सूरत स्प्लिट 1907, खेड़ा जो हुआ था 1917-18 के आसपास, ठीक है, मॉर्लेमेंटो 1909 और होम रूल 1916। तो सबसे पहले 2, ठीक है, फिर उसके बाद 4, उसके बाद आपका जो है 1, फिर 3, 2 4 1 3। आंसर हमारा हो जाएगा 129 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, वह लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रैची कमीशन होगा, अच्छा कौन नहीं होगा वो देख लीजिए। इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? रिपन से, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भले आपको स्ट्रैची नहीं भी पता था कि लिटन उससे संबंधित थे नहीं, लेकिन पता ये तो पता था कि इल्बर्ट बिल में नहीं थे, वो रिपन था, ठीक है। तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बाकी आपको ट्रीटी ऑफ बसीन सालवाई ये सब मराठा संबंधित था, जो सगौली था वो आपका नेपाल के साथ हुआ था, ठीक है। तो 131 का ये होगा। क्लियर? नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री किस साल में स्थापित किया था? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड है, 1632 में, ठीक है। तो 132 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1632, ठीक है। यहाँ देखिए 32, ठीक है। चलिए कोइंसिडेंस है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कब किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक ही बोलते हैं, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो 133 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बोल रहा है 134 द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942
टू विटनेस्ड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लीडर ऑफ बिहार। बोला 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, बिहार के बहुत नेता इसमें शामिल हुए। तो बिहार में किस नेता को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा PYQ में, और सिंपल सा जो बुक आता है बिहार का उसमें भी। 134 का आंसर है बी, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 135 बोला इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू। ठीक है, सिंपल बात है, जब चंपारण में गांधी जी ने विरोध किया था तो अंग्रेज झुक गया था और उसके लिए चंपारण जो है एग्रेरियन समिति बनाया था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है जिसमें गांधी जी उसके सदस्य भी थे। तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 136। ठीक है, एक तरफ लिस्ट 1 एक तरफ लिस्ट 2 है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, ये बनाए थे हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और आत्मीय सभा आपको पता है रामकृष्ण राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो जो 136 का जो हमारा है दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 3। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए। अंबाबाई ए वीमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अंबाबाई किससे संबंधित है? टफ क्वेश्चन है लेकिन न्यूज़ में थी। ठीक है, ये संबंधित है दोस्तों कर्नाटक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और एंड्रयू नहीं थे, क्रिप्स थे। ठीक है, इसकी जगह तो कौन नहीं थे? जे एंड्रयू। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है 138 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 139 देखते हैं, बोल रहा है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स। थ्रेट से बचाने के लिए ब्रिटिश के गवर्नमेंट ने सेफ्टी वाल्व थ्योरी के द्वारा जो है भारत का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया था। इसको कौन बोले थे? इसको बोले थे लाला लाजपत राय। ठीक है, 139 का बी। नेक्स्ट है 140 का, बोल रहा है इन रीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रिजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है कराची सेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था उसमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पे और इकोनॉमिक फ्रीडम पे, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ था। ठीक है, और प्रस्ताव लाया गया था। ठीक, तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप सूरत एफिलिएट आपको पता है अलग हो गया था, गया सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है लखनऊ सेशन में साथ आ गई थी इसको। ठीक है, गया सेशन में क्या हुआ था बताइए? स्वराज पार्टी ये सब का स्थापना हमने पढ़ा होगा। ठीक है ना, चलिए तो 140 का आंसर क्या हो गया? सी। चलिए 141 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब मैथ्स का क्वेश्चन है, सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज। मैथ्स का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 141 का क्वेश्चन है वो सर्टेन कोड में गेम को इससे लिखते हैं, बीट को ऐसे लिखते हैं, तो मेड को कैसे लिखते हैं। आसानी से आपको देख लेना है कि यार कि कौन कौन सा अल्फ़ाबेट इसमें शामिल है। ठीक है, उसके आधार पर आपको निकालना है। ठीक है, तो 141 का जो आंसर है ठीक है वो होगा सी। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो वीडियो बना देंगे हम अलग से, लेकिन आप आसानी से इसको बना सकते हैं। 142 से बोला क्यू ट्रैवल ईस्ट की ओर जा रहा है, एम इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा कि एम और एस जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ठीक, 142 का हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन है ए मैन है रमेश है। ठीक है, उसके पास 100 ज़मीन है। ठीक है, और उसने सुरेश से 10% ज़मीन ले लिया। ठीक है, सुरेश के पास जो है 100 ज़मीन है, 100 स्क्वायर। 10 साल बाद क्या हुआ? रमेश ने 10% ज़मीन बेच दिया। तो जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा ठीक है कि जो सुरेश है ठीक है उसके पास ज़मीन रमेश से ज़्यादा है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन, आप आसानी से इसको बना लेंगे। अगर बोलेंगे तो मैं इसको वीडियो आपको एक दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द ऑड पेयर। तो मिलिनरी हैट से संबंधित है, ब्रेवरी दारू संबंधित है, स्टेशनरी पेपर संबंधित है, स्नॉबरी कुछ होता नहीं है, स्नॉबरी मतलब घमंडी होता है। ठीक है, जो जूता संबंधित नहीं है। ठीक, 144 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड मार्क इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे डिफरेंस से संबंधित है। ठीक है, इसको आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा डिफरेंस का कितना आएगा बताइए? 32 का आएगा। इसको आप घटाएंगे तो आपका 30 का डिफरेंस, फिर देखेंगे 28 का डिफरेंस, फिर 26 का, तो ऐसे करके इसको जब आप बनाएंगे तो आएगा ऑप्शन 182। ठीक है, तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। बोला सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। टफ क्वेश्चन था। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो 77 है। आप बनाइए इसको, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो 146 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट है, बोला क्रिकेट टीम में
200 रन सभी लोगों ने मिल के मारा और 160 लोगों ने 60 रन जो है स्पिनर मारा। तो क्या कंक्लूजन हम बोल सकते हैं क्या कि 80% टीम स्पिनर था? नहीं बोल सकते। 200 रन में से 160 रन स्पिनर ने मारा, हम तो ये बोल सकते हैं कि जितना भी रन मारा है उसका 80% स्पिनर मारा। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पूरे टीम 80% लोग स्पिनर थे, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि ओपनर उसका स्पिनर था। हो सकता है कि एक स्पिनर होगा वही 180 रन मार दिया होगा, या 5 होगा, 10 होगा, ठीक है, समझ गए? तो हमको बस ये बोल सकते हैं कि 80% रन स्पिनर ने मारा, ये नहीं बोल सकते कि उस टीम में कितने स्पिनर है, ठीक है, और ओपनिंग कौन किया, ठीक है। तो ना इधर एक स्टेटमेंट कंक्लूजन सही है ना तो दूसरा, तो 147 का आंसर हो जाएगा डी। बोल रहा है एक कोड में ग्रेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मॉन्ग को ऐसे लिखते हैं, तो विगरस को कैसे लिखते हैं? बहुत सिंपल है, ठीक है, आप बनाएंगे इसको आसानी से बनेगा, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, फाइंड द ऑड वन, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। आपको देखना है कि क्यू से डब्ल्यू कैसे आता है, जेड से डब्ल्यू से जेड और जेड से बी, ठीक है। तो ऐसे करके सबका अपना ऑर्डर है, डब्ल्यू से सी ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये जो है वो ऑड वन आउट है, ठीक है, ये ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी ये और ये फॉलो कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, आप बनाएंगे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 है, बोल रहा है 4 ब्रांचेस ऑफ कंपनी आर लोकेटेड एट एम एन ओ एंड पी। एम इज़ द नॉर्थ ऑफ N at a distance of 4 किलोमीटर, P is in the south of O and at a distance of 2 किलोमीटर, N is in the this। तो ये क्वेश्चन जो है टफ है, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। और अगर नहीं बनता है, ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 150 तक डिस्कस कर लिया। जो हमारा क्वेश्चन जो 69th BPSC में आया था, ये हमारा सेट ए था, ठीक है। जितना भी मैंने बताया उसका 99% एक्यूरेसी के साथ उसको बताया है, ठीक है, लगभग सभी चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। आप जितने भी बच्चे इससे मिलाए हैं वो अपना मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, और ब्रैकेट में कैटेगरी भी लिखिएगा कि वो किस कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व है या फिर किस कैटेगरी के, तब मैं एक आपको कितना कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैंने आपके लिए जो बच्चे BPSC के हैं उनके लिए अलग से एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जहाँ पे वो जो है स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। वहाँ समृद्धि मैम के द्वारा आपको एक डेडिकेटेड गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।